फूलपुर नामक एक छोटा सा गांव था। इस गांव में हमेशा चहल पहल बनी रहती थी। चौपाल पर लोग इकट्ठा होते और पूरे गांव की खबरें मिल जाती। इस गांव में हर साल सर्दी की ऋतु में बहुत ठंड और गर्मी की ऋतु में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती थी। गांव में रामदास नामक एक किसान अपनी पत्नी सुमित्रा और 2 बच्चों दीपू और खुशबू के साथ छोटे से घर में रहता था। उसके घर के पास ही उसका छोटा सा खेत था। दोनों पति पत्नी मिलकर खेतों में मेहनत करके अपना गुजारा करते थे। एक दिन सुबह जब रामदास खेत जाने के लिए निकला तो ठंडी हवा बहुत तेजी से चल रही थी। अभी तो सर्दी की शुरुआत हुई है और अभी से इतनी ठंड पड़ रही है, पता नहीं आगे क्या होगा। आप सही कह रहे हैं। इस बार सर्दी का मिजाज कुछ अलग ही लगता है। हमें अपने बच्चों का खास ध्यान रखना होगा। दीपू और खुशबू को तो सर्दी लगते ही खांसी और बुखार शुरू हो जाता है। सही कह रही हो सुमित्रा। मैं अब खेत पर जा रहा हूँ। तुम भी बच्चों को खाना खिलाकर खेत पर जल्दी आ जाना। आज खेत पर बहुत काम है। ठीक है, मैं बच्चों को खाना खिलाकर और घर का काम जल्दी से खत्म करके खेत पर पहुंच जाऊंगी। सुमित्रा जब खेत पर चली जाती थी तो दीपू खुशबू का ध्यान रखता था और घर के छोटे मोटे कामों में भी सुमित्रा की मदद करता था। इससे सुमित्रा को घर के कामों में काफी मदद मिलती थी और खुशबू की चिंता भी नहीं होती थी। एक दिन खेत पर जाते समय रामदास और सुमित्रा बातें कर रहे थे। सुमित्रा, दीपू अब काफी समझदार हो गया है। वह हमारे खेत पर जाने के बाद खुशबू का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। हाँ जी, और मेरी भी घर के कामों में बहुत मदद करता है। भगवान की कृपा से हमारे दोनों बच्चे बहुत अच्छे और समझदार हैं। चलो अब जल्दी से घर चलते हैं, बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। कुछ दिनों बाद ठंड का प्रकोप और भी बढ़ जाता है। पूरा गांव धीरे धीरे ठंड की चपेट में आ रहा था। गांव में हर तरफ कोहरे की चादर फैली हुई थी। ठंडी हवाएं इस तरह से चल रही थी मानो पूरे शरीर को जमा देगी। एक दिन जब सुमित्रा खेत पर नहीं गई तो रामदास को बहुत चिंता होने लगी और वह दोपहर में घर वापस आया। उसने देखा कि दीपू बिस्तर पर पड़ा हुआ था और सुमित्रा उसे दवाई दे रही थी। क्या हुआ सुमित्रा? तुम आज खेत पर क्यों नहीं आई? और ये दीपू को क्या हो गया? देखिए ना, दीपू को क्या हो गया है। दीपू सुबह से नहीं उठा है। बुखार से इसका पूरा बदन बहुत तप रहा है। मैंने इसे काढ़ा पिलाया और घर में जो वैद्य जी की दवा थी वह भी दे दी, लेकिन बुखार कम नहीं हो रहा। तुम चिंता मत करो सुमित्रा, मैं अभी वैद्य जी को बुलाकर लाता हूँ। हाँ हाँ, आप जल्दी जाइए। और रुकिए, आप अपने साथ एक कंबल लेकर जाइए, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। रामदास दौड़कर वैद्य को बुलाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में वह गांव के एक चौराहे के पास से गुजर रहा था तो गांव के एक बुजुर्ग बाबा गांव के ही 2 लोगों से बात कर रहे थे। सुना है इस बार कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। मुझे आज भी याद है 30 साल पहले ऐसी ही भयानक ठंड आई थी जिसमें कई बच्चे
और बुजुर्ग ठंड की चपेट में आकर दुनिया से चले गए। इस बार भी वैसा ही मौसम आने का एहसास हो रहा है। तो बाबा, हमें इस कड़ाके की ठंड से बचने के लिए क्या करना चाहिए? जितना हो सके हमें खुद को ठंड से बचाना होगा। आग जलाने के लिए लकड़ियां पहले से इकट्ठी कर लो। खाने पीने का सामान भी जरूरत से ज्यादा भर कर रखो ताकि ठंड में बाहर न निकलना पड़े। और हाँ, कोशिश करना कि बिना किसी जरूरत के घर से बाहर मत जाना। तभी बाबा की नजर रामदास पर पड़ती है। अरे रामदास, इतनी ठंड में कहाँ भागे जा रहे हो? बाबा, दीपू की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। उसे बहुत तेज बुखार हो गया है, इसलिए मैं वैद्य जी के पास दवाई लेने जा रहा हूँ। ठीक है रामदास, लेकिन अपना ख्याल रखना। ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, कहीं तुम भी इसकी चपेट में आकर बीमार न पड़ जाओ। ठीक है बाबा, अब मैं चलता हूँ। रात भी बहुत हो गई है और मुझे भी देर हो रही है। ठीक है बेटा। हे भगवान, इस गांव के सभी लोगों की रक्षा करना, हमें इस भीषण ठंड के प्रकोप से बचाना। चलो अब हम भी अपने घर चलते हैं। ठंड की वजह से हाथ पैर सुन्न होने लगे हैं। घर जाकर सबसे पहले आग जलाकर हाथों को सेंकना पड़ेगा, नहीं तो ठंड और बढ़ जाएगी। ठीक है बाबा, अब हम चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। गांव में बहुत ठंडी हवा चल रही थी। सूरज उगने के बाद भी कोहरा चारों तरफ फैला हुआ था। लोग अपने अपने घरों में आग तापते हुए ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे। उधर रामदास अपने बेटे दीपू के बारे में सोचकर वैद्य जी के घर भागा भागा जा रहा था। ठंड की वजह से सारा गांव सूना पड़ा था। लोग अपने अपने घरों में ठंड से बचने के लिए छिपे हुए बैठे थे। कोई आग जलाकर अपने शरीर को गर्माहट देने को कोशिश कर रहा था, तो कोई रजाई में छिपा हुआ बैठा था। बिजली के कड़कने और कुत्तों के भौंकने की आवाज से सारा माहौल बहुत ही डरावना लग रहा था। चारों तरफ कोहरे की चादर बिछी हुई थी। रामदास जैसे तैसे वैद्य जी के घर पहुंच जाता है। वैद्य जी, वैद्य जी, क्या आप घर पर हैं? वैद्य जी दरवाजा खोलकर घर से बाहर आते हैं। कौन है भाई? इतनी ठंड में कौन आया है? रामदास अपने बेटे दीपू के बारे में वैद्य जी को सब कुछ बताता है और फिर वह वैद्य जी को अपने साथ लेकर घर आ जाता है। घर आकर वैद्य जी दीपू को देखते हैं। वह दीपू की नब्ज को देखकर चिंतित हो जाते हैं। वैद्य जी, क्या हुआ है मेरे दीपू को? आप कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? वैद्य जी रामदास को घर के बाहर ले जाकर रामदास से बोलते हैं। रामदास, दीपू की हालत बहुत नाजुक है। अगर उसे बचाना है तो उसका सिर्फ एक ही इलाज है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं वैद्य जी? आप मुझे बताइए, मैं दीपू को बचाने के लिए जो भी होगा वह करूंगा। उसे बचाने के लिए तुम्हें पड़ोस के गांव के बड़े वैद्य से दवाई लानी होगी। तुम वहां जाकर बता देना कि मैंने तुम्हें उनके पास भेजा है, लेकिन उनकी दवाई बहुत महंगी होगी।
क्या तुम इतना पैसा जुटा पाओगे? तुम्हें कम से कम 6 महीने तक दीपू को वह दवाइयां खिलानी पड़ेगी, तब जाकर दीपू बिल्कुल ठीक होगा। जी वैद्य जी, मैं अभी पड़ोस के गांव के वैद्य जी के पास जाता हूँ। मैं कुछ भी करके वैद्य जी से दवाइयां लेकर आऊंगा। मैं कुछ भी करके पैसों का इंतजाम कर लूंगा। रामदास आकर सुमित्रा को सारी बातें बताता है। ये सुनकर सुमित्रा रोने लगती है। हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। हम इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगे? हे भगवान, अब मेरे दीपू का क्या होगा? तुम चिंता मत करो सुमित्रा, मैं कैसे भी करके पैसों का इंतजाम कर लूंगा। मैं अपना खेत जमींदार के पास गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम करता हूँ। लेकिन फिर हमारा गुजारा कैसे चलेगा? एक बार दीपू की हालत बिल्कुल ठीक हो जाए, फिर मैं दिन रात मेहनत करूंगा और पैसे कमाकर अपने खेत को जल्दी वापस छुड़ा लूंगा। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। सुमित्रा से ऐसा बोलकर रामदास जमींदार के पास जाने लगता है। उस गांव में विजय सिंह नाम का एक बहुत बड़ा जमींदार रहता था। वो बहुत ही ज्यादा अमीर था, किंतु विजय सिंह बहुत ही नेक दिल इंसान था। लेकिन उसकी पत्नी बाला देवी बहुत ही निर्दयी और सख्त औरत थी। उसके मन में दया नाम की कोई चीज नहीं थी। विजय सिंह केवल नाम का जमींदार था। असली काम जैसे पैसों का लेन देन, जमीन का हिसाब किताब, उधारी और वसूली जैसा सारा काम बाला देवी ही करती थी। मालिक, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। मेरा बेटा दीपू बहुत बीमार है। मुझे उसके इलाज के लिए पैसों की बहुत जरूरत है। राम सिंह ने अपने बेटे की बीमारी के बारे में विजय सिंह को सब कुछ बताया। क्या तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए कुछ है? हाँ मालकिन, मैं अपना खेत गिरवी रख दूंगा। अरे, वो जरा सा टुकड़ा ही तो है तुम्हारा खेत, बड़ा आया पैसे लेने। उस जमीन के टुकड़े के बदले में मैं तुम्हें क्या उधार दूंगी? चलो निकलो यहाँ से अब। ऐसा मत कीजिए मालकिन, मेरा बेटा बहुत ज्यादा बीमार है। अगर पैसों का इंतजाम न हुआ तो मेरा बेटा मर जाएगा। अगर तुम अपने खेत के साथ अपना घर भी गिरवी रखोगे तो ही मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकती हूँ। मंजूर हो तो बोलो, वरना मेरा समय बर्बाद मत करो। हाँ हाँ मालकिन, आप जो भी कहोगी मुझे मंजूर है। मैं अपने खेत के साथ अपना घर भी गिरवी रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे पैसे दे दीजिए। रामदास अपना घर और खेत गिरवी रखकर पैसे लेकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। सुमित्रा, पैसों का इंतजाम तो हो गया है, लेकिन जमींदार साहब ने हमारे खेत और घर दोनों को गिरवी रख लिया है। दीपू के ठीक होते ही हम पैसे कमाकर सारा कर्जा उतार देंगे और अपना घर और खेत छुड़ा लेंगे। अब मैं पड़ोस के गांव जाकर दीपू के लिए दवाई लेकर आता हूँ। हाँ हाँ, आप जल्दी से जाकर दीपू के लिए दवाई लेकर आइए। मुझे दीपू की बहुत चिंता हो रही है। रामदास भागता हुआ पड़ोस के गांव में जाता है। ठंड और बारिश की वजह से रास्ता भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे तैसे रामदास दवाई लेकर दूसरे दिन अपने घर पहुंचता है। रामदास जब अपने घर पहुंचता है तो उसने देखा कि घर से रोने की आवाज आ रही है और पड़ोस के लोग भी उसके घर के पास खड़े थे। यह देखकर रामदास घबरा जाता है
और जल्दी से घर के अंदर जाता है। घर के अंदर जाकर वह देखता है कि दीपू के पास सुमित्रा बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। दीपू के बापू, आपने आने में बहुत देर कर दी। दीपू हमें छोड़कर इस दुनिया से हमेशा के लिए चला गया। रामदास यह सुनकर एकदम बेहोश सा हो जाता है, मानो जैसे उस पर बिजली टूट पड़ी हो। वह अपने बेटे के पास बैठकर रोने लगता है। दीपू, मेरे बेटे, तू मुझे छोड़कर चला गया। मैं इतना गरीब कि मैं तेरा इलाज भी नहीं करा पाया। मेरे बेटे, मुझे माफ कर देना। रामदास अपने बेटे का अंतिम संस्कार करता है। रामदास का मन अब खेती में नहीं लगता है। वह कुछ दिन ऐसे ही घर पर रहकर बिता देता है। सुमित्रा, घर में खाना खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। ऐसे में कब तक घर पर पड़ा रहूंगा। मैं खेत पर काम करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन खेत पर अब मैं अकेला ही काम करने जाऊंगा। तुम घर पर रहकर खुशबू बेटी का ध्यान रखना। लेकिन आप अकेले इतना सारा काम कैसे कर पाएंगे? सुमित्रा, करना तो पड़ेगा ही। मुझे अपना खेत और घर दोनों छुड़वाने हैं। रामदास दिन रात मेहनत करता है। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत जाता है, लेकिन रामदास इतना धन इकट्ठा नहीं कर पाता कि वह अपना घर और खेत छुड़ा सके। एक दिन बाला देवी ने अपने आदमी रामदास के घर भेजकर रामदास को बुलवाया। रामदास, 1 वर्ष हो गया है, लेकिन तुमने अभी तक न तो मेरा दिया हुआ पैसा लौटाया और न ही उसका ब्याज चुकाया। मैं अब तुम्हें और समय नहीं दे सकती। या तो तुरंत मेरा पैसा वापस करो, वरना वह खेत और घर खाली करो। लेकिन मालकिन, ऐसी हालत में हम कहाँ जाएंगे? मेरी एक छोटी सी बच्ची है। ठीक है, मैं तुम्हें 1 हफ्ते का समय देती हूँ। अगर तुम्हें अपना खेत और घर वापस चाहिए, तो 1 हफ्ते के अंदर मुझे मेरा पैसा ब्याज सहित चाहिए। यदि 1 हफ्ते के अंदर तुमने पैसा नहीं चुकाया, तो खेत और घर तुरंत खाली कर देना। बाला देवी की बातें सुनकर तो रामदास जैसे टूट सा गया था। रामदास निराश होकर घर लौट आता है और सुमित्रा को सारी बातें बताता है। ये सब सुनकर सुमित्रा बहुत परेशान हो जाती है। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हमारे साथ यह सब क्या हो गया? सुमित्रा, तुम चिंता मत करो। हमें हिम्मत से काम लेना होगा। मैं कल फिर जमींदार साहब के पास जाऊंगा और उनसे विनती करूंगा कि वो हमें कोई काम दिला दे। रामदास जमींदार के घर काम की तलाश में चला जाता है। रामदास को देखकर बाला देवी जोर से चिल्लाकर बोली, अब वापस क्या मांगने आए हो? तुम्हारे लिए मेरे पास अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मालकिन, मुझ पर दया करो। मेरा बेटा 1 साल पहले ही गुजर गया। मैं खेत में दिन रात मेहनत करके भी इतना पैसा जमा नहीं कर पाया। अब आप कर्ज के बदले मेरा घर और जमीन भी ले रही हैं, तो कृपा करके मुझे कोई छोटा मोटा काम ही दिला दीजिए। ठीक है रामदास, कल से आ जाना। गोदाम के माल का सामान उठाने के लिए मुझे कुछ मजदूरों की जरूरत है, तो सुबह ठीक 8 बजे आ जाना, लेकिन शाम 6 बजे तक काम करना पड़ेगा। धन्यवाद मालिक, मैं कल जरूर आऊंगा। रामदास जमींदार के गोदाम पर मजदूरी करने लगता है, लेकिन वह 1 हफ्ते के अंदर इतने पैसे जमा नहीं कर पाता
कि वह अपना घर और खेत जमींदार से छुड़ा सके। इसलिए बाला देवी रामदास के घर और खेत पर कब्जा कर लेती है और उन्हें घर से बाहर निकाल देती है। रामदास अपनी पत्नी और बेटी खुशबू को लेकर जमींदार के पास जाते हैं। मालकिन, अब हमारे पास रहने के लिए छत भी नहीं बची है। हम पर थोड़ी दया करो। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, हमें रहने के लिए कोई ठिकाना दे दो। मेरी पत्नी सुमित्रा आपके घर का सारा काम करेगी। ये सुनकर बाला देवी विजय सिंह से धीरे से कहती है, आप एक काम कीजिए, इन्हें रहने के लिए वह टूटा फूटा कमरा दे दीजिए। मैं अपने घर का सारा काम इस सुमित्रा से करवा लिया करूंगी। बाकी के काम नौकरों से करवा लेंगे। इससे हमारा पैसा भी बचेगा। अरे भाग्यवान, इतना क्या पैसा पैसा करती हो? ये मजबूर लोग हैं, क्यों इनकी मजबूरी का फायदा उठाती हो? ये बेचारे भी इंसान हैं, कुछ तो इन पर दया करो। आप तो बस चुप ही रहिए, आए बड़े दानवीर। अगर आपका बस चले तो सारा पैसा इन भूखे नंगे लोगों पर ही लुटा देंगे। चुपचाप जाकर इन्हें इनका कमरा दिखा दो और काम के बारे में सब कुछ समझा देना। विजय सिंह ने रामदास को और उसकी पत्नी को रहने का कमरा दिखाया और उन दोनों से बोला, देखो रामदास, तुम्हारी मालकिन काम के बारे में बहुत ज्यादा सख्त है। काम के मामले में वह मेरी भी नहीं सुनती, इसलिए तुम हमेशा सही समय पर आना। और सुमित्रा, तुम भी जल्दी से जल्दी घर के कामकाज के लिए आ जाया करना। जो हुकुम मालिक। रामदास और सुमित्रा को रहने के लिए एक कमरा मिल गया था, इसलिए उनकी